ऐसा फूल बागों में खिला कभी ना, दर्द जिसे कांटों का मिला कभी ना, हो दर्द जिसे कांटों का मिला कभी ना। बस एक बात याद रखना हो, बस एक बात याद रखना, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, हो ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। प्यार किया है तुझसे प्यार करेंगे, तेरे साथ जीना तेरे साथ मरेंगे, हो तेरे साथ जीना तेरे साथ मरेंगे। बस यही बात याद रखना हो, बस यही बात याद रखना, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, हो ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे एग्जाम क्रैक पवन पाल के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आ गया हूं आप लोगों के लिए एक बार फिर से जीके जीएस की संग्राम महासंग्राम मचाने आप लोगों के लिए। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इससे पहले कि मैं अपना आज की वीडियो स्टार्ट करूं, प्रश्नों को स्टार्ट करूं, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चल रहे हैं हम आप लोगों के लिए गर्मा गर्म और बेहतरीन अंदाज में आज के 30 प्रश्नों को सॉल्व कराने। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए हमारे साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था। पहला है आइंस्टाइन, दूसरा है प्लांक, तीसरा है न्यूटन, चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है फैराडे। तो दोस्तों प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा किया गया था, तो प्लांक के द्वारा। किसके द्वारा, प्लांक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, कैसे लगे हैं बताइएगा, और आज का सॉन्ग कैसा था ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अपने ज़िंदगी में दोस्तों खुशियों का पल ज़रूर आएगा, बस उसकी आवश्यकता है तो थोड़ा सा स्ट्रगल मेहनत करने की। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर इतनी आसानी से मिल जाए तो इंसान उसकी अहमियत को नहीं समझता है। ठीक, तो जो स्ट्रगल करके मिले इंसान उसी की अहमियत को समझता है, और स्ट्रगल करके ही आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सक्सेस होने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है। बताइए भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। पहला है उर्जित पटेल, दूसरा है अरुण जेटली, तीसरा है वाई रेड्डी, चौथा है एन.के. सिंह। तो दोस्तों कौन है बताइए जल्दी से। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, एन.के. सिंह। ठीक है, भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह थे। ठीक है, और एक बात दोस्तों, आप लोग हमारे आंसर देने से पहले ही आंसर देने की कोशिश किया कीजिए। ठीक है, ताकि आप लोगों की तैयारी और बेहतर तरीके से हो सके। और दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का पेपर जो है दोस्तों, जो काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे थे, होने वाला है। तैयारी आप लोगों की ज़ोर शोर से चालू कर दीजिए आज के बाद। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जैन परंपराओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। पहला है कि महावीर ने अपरिग्रह को विशेष महत्व दिया है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि हाल ही में विश्वजीत अहिंसा सम्मेलन नासिक में हुई। तीसरा ऑप्शन है दोनों सही हैं। चौथा है कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो पहला और दूसरा है ये दोनों सही हैं। ठीक है, महावीर ने अपरिग्रह को विशेष महत्व दिया है और हाल ही में विश्वजीत अहिंसा सम्मेलन नासिक में हुआ है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को रुक करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, हीरा, लोहा, सीसा या तांबा। तो दोस्तों सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है दोस्तों वो है हीरा। ठीक है, क्या है, हीरा। ठीक,
हीरा ही वो कठोर पदार्थ है जो प्रकृति में पाया जाता है और अब तक का सबसे कठोर पदार्थ यही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? ठीक है, किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग जो रात्रि में देखने के लिए जो यंत्र बनाए जाते हैं उसमें किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है, बताइए। पहला है रेडियो तरंग, दूसरा है सूक्ष्म तरंग, तीसरा है अवरक्त तरंग, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रात्रि में देखने के लिए जिन तरंगों का उपयोग किया जाता है वो अवरक्त तरंगें होती हैं। ठीक है, कौन सी तरंगें? अवरक्त तरंगें। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किन किन बच्चों का ऑप्शन सही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन किस प्रकार होता है? पहला है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा है प्रकाश का प्रक्षेपण, तीसरा है प्रकाश का विवर्तन, चौथा है प्रकाश का अपवर्तन। तो दोस्तों प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन प्रकाश के अपवर्तन के आधार पर होता है। ठीक है, किस पर? अपवर्तन पर। ठीक है, प्रिज्म क्या करता है दोस्तों? प्रिज्म जो होता है वो श्वेत प्रकाश की किरणों को 7 रंगों में विभक्त कर देता है। ठीक है, किसमें? 7 रंगों में, इस तरीके से। ठीक है, सभी रंगों का कलर अलग अलग हो जाता है और उनको फार्मूला याद करने का है बैजनी हप्पी नाला। ठीक है, इंग्लिश में बिब्जियोर, इस तरीके से वो याद किए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि लेंस किससे बनता है? बताइए, लेंस जो है दोस्तों किससे बनता है? पहला है पायरेक्स कांच, दूसरा है फ्लिट कांच से, तीसरा है साधारण कांच से, चौथा है कोबाल्ट कांच से। तो दोस्तों लेंस जो है वो फ्लिट कांच से बनता है। ठीक है, किससे? फ्लिट कांच से। सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि स्टेथोस्कोप किस पद्धति पर कार्य करता है? ठीक है, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए जल्दी। पहला है धारा का ध्वनि में रूपांतरण, दूसरा है ध्वनि का धारा में रूपांतरण, तीसरा है ध्वनि का परावर्तन, चौथा है प्रकाश का परावर्तन। तो दोस्तों स्टेथोस्कोप जो है वो ध्वनि का परावर्तन करता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों ये कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो हमने पाया और उठा कर रख दिया। दोस्तों ये जो है आए हुए क्वेश्चन हैं, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी है? बताइए, घड़ी के स्प्रिंग में जो ऊर्जा संचित होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है? अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पहला है गतिज ऊर्जा, दूसरा है स्थितिज ऊर्जा, तीसरा है ऊष्मा ऊर्जा, चौथा है रासायनिक ऊर्जा। तो दोस्तों घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा जो होती है वह स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि फ्यूज तार की विशेषता क्या होती है? फ्यूज तार की विशेषता क्या होती है? ठीक है, प्रत्येक घरों में ये दोस्तों फ्यूज के आधार पर लगाया जाता है ताकि अगर कहीं शॉर्ट सर्किट हो तो फ्यूज उड़ जाए और धारा डिस्कनेक्ट हो जाए। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है उच्च प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक, दूसरा ऑप्शन कह रहा है निम्न प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक, चौथा ऑप्शन कह रहा है उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक, चौथा ऑप्शन कह रहा है कि निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक। तो दोस्तों इसका फ्यूज तार की विशेषता जो होती है उसका प्रतिरोध जो है उच्च होता है और गलनांक क्या होता है? निम्न होता है। ठीक है, ताकि जल्दी वो पिघल जाए। ठीक है, उस पर दाब पड़ने पर जल्दी पिघल जाए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एक्सेलरेट इन इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट के लेखक हैं। बताइए, एक्सेलरेट इन इंडिया 7 ईयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट के लेखक कौन हैं? पहला ऑप्शन है शशि थरूर, दूसरा है जयराम रमेश, तीसरा है केजे अल्फोंस, चौथा है अवनी घोष। तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक जो है वो केजे अल्फोंस हैं। ठीक है, कौन है? केजे अल्फोंस। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है दोस्तों कि 5 सितंबर 2021 को किस देश की अध्यक्षता में 6वें इप्सा शिखर सम्मेलन 2021 का वर्चुअल माध्यम से आयोजन होगा? बताइए, पहला है भारत, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है ब्राज़ील, चौथा है रूस। तो दोस्तों वो जो देश है वो अपना भारत ही है। ठीक है,
पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और एक बात दोस्तों, कुछ लोग दोस्तों वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कुछ नहीं करते, तो कम से कम सब्सक्राइब कर लिए कीजिए। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, मैटर वगैरह बनाने में बहुत समय लगता है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर दिया कीजिए ताकि जो है किसी की विद्या का अपमान ना हो दोस्तों, ठीक है। और एक स्टूडेंट के हाथों अगर विद्या का अपमान हो तो ये अच्छी बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। अधिकांश कामगार न्यूनतम स्वीकार्य मजदूरी से कम पर कार्य करेंगे। देखिए दोस्तों, दिस इज ए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स इसमें जो है कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये पूछ रहा है कि सही और गलत को, ठीक है। अधिकांश कामगार न्यूनतम स्वीकार्य मजदूरी से कम पर कार्य करेंगे। दूसरा कह रहा है कि न्यूनतम स्वीकार्य मजदूरी किसी फर्म द्वारा किसी कामगार को दी जाने वाली अधिकतम राशि है। तीसरा है कि आर्थिक लगान बाजार मजदूरी और न्यूनतम स्वीकार्य मजदूरी के बीच का अंतर होता है। चौथा है आर्थिक लगान वह राशि होती है जिसे वांछनीय श्रम बाजार में प्रवेश करने के लिए अवश्य अदा किया जाना चाहिए। तो दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन जो है ये सही बता रहा है कि आर्थिक लगान बाजार मजदूरी और न्यूनतम स्वीकार्य मजदूरी के बीच का अंतर होता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। बताइए किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो दोस्तों 1956 में, ठीक है, 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था दोस्तों? आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों द्वारा सर्वाधिक पुनर्गठन किया गया था, ठीक है। पहला है कैलाश मंदिर, दूसरा है कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंगा, पोन्ना और राणा तथा कैलाश मंदिर, तीसरा है जैनवाद का संरक्षण, चौथा है विजय। तो दोस्तों कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंगा, पोन्ना और राणा तथा कैलाश मंदिर ये राष्ट्रकूटों के द्वारा पुनर्गठित किए गए थे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि माइन कैम्फ का लेखक कौन है। पहला है हिटलर, दूसरा है मोसोलिनी, तीसरा है बिस्मार्क, चौथा है मैजनी। तो दोस्तों माइन कैम्फ का लेखक जो है वो हिटलर है, ठीक है, माइन कैम्फ का लेखक हिटलर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे। तो दोस्तों भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे बताना है। पहला है 296, दूसरा है 313, चौथा है तीसरा है 318, चौथा है 316। तो दोस्तों भारत की अंतःकालीन संसद में 313 सदस्य थे, ठीक है। ऑप्शन दोस्तों सेकंड सही हो जाएगा और क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। भारत का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, ठीक है। क्वेश्चन पूछने का अर्थ ये हुआ कि भारत में सबसे ज़्यादा उत्पाद किसका होता है और निर्यात किसका होता है, ठीक है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है। पहला है कपास, दूसरा है तांबा, तीसरा है चाय, चौथा है अदरक। तो दोस्तों अदरक जो है ये विश्व भर में भारत का एक मात्राधिकार है। विश्व का लगभग 70% से अधिक का अदरक भारत जो है उत्पन्न करता है, ठीक दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है। निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है। पहला है समोच्च कृषि, दूसरा है समोच्च वैदिक काव्य, तीसरा है अवनालिका नियंत्रण, चौथा है बेसिन लिस्टिंग। तो दोस्तों निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है। तो आपका समोच्च कृषि जो है ये मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या क्या है। जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या बताना है। पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है अनेक, चौथा है 0। तो जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या 0 होती है, ठीक है, 1 भी नहीं होती। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है। बताना है इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है गुजरात, चौथा है कर्नाटक। तो दोस्तों इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कर्नाटक में है, ठीक है। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है? दोस्तों वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी इसके लिए। कर्नाटक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के अनुपातिक हो, तो इसका त्वरण कितना है? एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपातिक हो, तो इसका त्वरण कितना होगा? ठीक है, त्वरण पूछ रहा है। पहला है वर्धमान, दूसरा है ह्रासमान होगा, तीसरा है शून्य होगा, चौथा है कि अपरिवर्तित रहेगा। तो दोस्तों इसका त्वरण जो है अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, तो इस चौथा ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है हमें बताना है। कमेंट करके सब लोग बताइए, हम कुछ देर के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। चलिए हम बताते हैं, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो दोस्तों बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि कुछ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस है। कुछ स्थान पर वनस्पति के अपघटन के कारण कौन सी गैस उत्पन्न होती है बताना है हमें। ठीक है, पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड और चौथा है मीथेन। तो दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, मीथेन। ठीक है, मीथेन जो है दोस्तों सड़े गले स्थानों पर बहुत पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अब तक का ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? पहला है माइक्रोसिस्टस, दूसरा है माइक्रोप्लाज्मा, तीसरा है बैक्टीरिया, चौथा है क्लोरेला। तो दोस्तों अब तक का ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव माइक्रोप्लाज्मा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है? बताइए, विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है? पहला है 2%, दूसरा है 7%, तीसरा है 10%, चौथा है 15%। तो दोस्तों ये आपका 7% है। ठीक है, कितना है? 7%। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि आपके पाठ के अनुसार पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आनुवंशिक लाइब्रेरी क्या हो सकती है? बताइए, आपके पाठ के अनुसार यानी कि आपके अध्ययन के अनुसार, आपकी सोच के अनुसार पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आनुवंशिक लाइब्रेरी क्या हो सकती है बताना है आपको। पहला है बायो इंजीनियरिंग प्रयोगशाला, दूसरा है मानव जीन, तीसरा है मानव जीनोम प्रोजेक्ट, चौथा है जैव विविधता। तो दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, जैव विविधता है। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए जैव विविधता का होना आवश्यक है। ठीक दोस्तों, चलिए अगले प्रश्नों पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणु को क्या कहते हैं? ठीक है, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो, उन्हें क्या कहा जाता है? बताइए। पहला है समस्थानिक, दूसरा है धनायन, तीसरा है हिग्स बोसन, चौथा है ऋणायन। तो दोस्तों जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। ठीक है, समस्थानिक और समभारिक ये दो तरीके के होते हैं। तो जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है बताइए। पहला है ऊर्जा की, दूसरा है आवेश की, तीसरा है विभवांतर की, चौथा है शक्ति की। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है दोस्तों वो ऊर्जा की इकाई होती है। ठीक है, किसकी? ऊर्जा की। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
तो दोस्तों ये रहे हमारे आज के 30 प्रश्न। कैसे लगे आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा कीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।